अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है, ट्यूसडे, और डेट है आज 6 अक्टूबर। 3-4 दिनों से हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से चल रहा है वो ट्रम्प साहब का कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट आना था, और जिस बेसिस पे हमने ये देखा कि मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुई, मार्केट डाउन साइड पर हो गई। जैसे कि पहले 6 महीने पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट जो मूव हो रही थी आज से 6 महीने और 5 महीने और 1-2 क्वार्टर पहले, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस पैंडमिक के नंबर्स के हवाले से गेम चल रहा था कि जनाब इतने मिलियंस जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, इतने लोग मर चुके हैं, इतने हलाक हो चुके हैं, कौन सा शहर एपिसेंटर बना हुआ है, चाहे वो वुहान सिटी हो या उसके बाद फिर न्यूयॉर्क हो या फिर फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया के बहुत सारे शहर उसमें इस पैंडमिक का शिकार हुए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटों में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला चलता रहा। लेकिन पिछले 6 महीनों के बाद हमने ये देखा कि तमाम हमारे पास हालात जो है वो अच्छे होते चले गए। अमेरिका की कांग्रेस की जानिब से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया गया, और अभी दोबारा 1.6 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पास होने की या मंजूर होने की उम्मीदें वाबस्ता होती चली जा रही हैं। लेकिन अब जाहिर है चूंकि अमेरिका के इलेक्शन में अब सिर्फ चंद दिन रह गए, लेस देन 1 मंथ, यानी 27-26 डेज अब रह गए, और इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की उमूमी तौर पे और अमेरिका की स्टॉक मार्केट बिलखुसूस कोरोना वायरस पेंडेमिक और इलेक्शन के हवाले से मूव कर रही है। अब 3-4 दिन से जो हमारे पास सिलसिला रहा कि जनाब ट्रम्प साहब को कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट आ गया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल आया और मुख्तलिफ किस्म की बातें होने लगी कि जनाब को इस कोविड-19 को एक ज़रिया बनाया जा रहा है। चूँकि हमारे पास डिफरेंट पोलिंग्स में ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब इस दफ़ा अमेरिकन इलेक्शन में हार जाएंगे और जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड हैं वो जीत जाएंगे। तो इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ होती रहीं, और उस बेसिस पे हमने देखा कि स्टॉक मार्केटें नीचे डाउन साइड पर हो गई, ग्रीन टेरिटरी पे रेड साइड पर मार्केट आई। लेकिन जब हमारे पास कल रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लेट नाइट और अमेरिका में लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग हमारी कह लीजिए, और अमेरिका में लेट नाइट जो वक्त था उसमें ये अनाउंसमेंट हो गया कि ट्रम्प 3 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद वापस वाइट हाउस मुंतकिल हो चुके हैं और उनकी सेहत जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो इस बेसिस पे हमने देखा कि कल लेट नाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो लेट नाइट 12 और रात 1 बजे मार्केट चलती है, उसमें हमने देखा कि तमाम स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए और प्लस साइन पर दिखाई देने लगे। अब हमारे पास सारी खबरें ट्रम्प, कोविड-19 एंड इलेक्शन के हवाले से मूव कर रही है। तो कल बहरहाल जब ये खबर हमारे पास आई तो उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी हमने देखने में आई और मार्केटें काफ़ी बेहतर हो गई। लेकिन इस वक्त जो कि फ्यूचर्स मार्केट अमेरिका के ट्रेड हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं ट्रम्प के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, स्टिमुलस पैकेजेस के हवाले से, या इवन एक और खबर आज बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस एक ऐसा बिल पेश करने के लिए जा रहा है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 5 बड़ी कंपनी, जिसको हम फैंग ग्रुप भी कहते हैं, कि जनाब अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इनको स्प्लिट करने के हवाले से एंटी ट्रस्ट बिल पेश किया जा रहा है कांग्रेस में। सूनर और लेटर ये पेश किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि ये बिल पास हो पाता है या नहीं। यानी इन कंपनीज के हवाले से इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम पहले भी हमने ये देखा कि इन बड़ी बड़ी जायंट कंपनी, जिनको हम ये कहते हैं कि टू बिग टू फेल, ये कंपनीज इतनी बड़ी कंपनीज, डेओहेकल कंपनीज हो चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया की मार्केट को मोनोपोलाइज करती हैं। मोनोपोली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये अपनी मर्जी से जो है रेट डिक्टेट करते हैं और पूरी दुनिया की इकॉनमी को ये मूव करने का जरिया बने हुए हैं। और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम हैं कि ये मोनोपोलिस्ट हैं और ये पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को प्लस या माइनस में किसी वक्त भी ला सकते हैं। तो इन बेसिस पे एक एंटी ट्रस्ट बिल लेकर आया जा रहा है कांग्रेस में, और ये कहा जा रहा है कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं और इनको डिवाइड कर दिया जाएगा और इनको स्प्लिट कर दिया जाएगा। तो बहरहाल इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त हमारे पास जो मार्केट चल रही है, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मार्केट रेड टेरिटरी में है।
डाउन साइड पे है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस पैंडेमिक की खबरें हैं, एंटी ट्रस्ट बिल के हवाले से खबरें हैं, या मुख्तलिफ इलाकों में जो एक जंगी कैफियत हमारे सामने रोनुमा बरपा हुई भी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और चाइना के हवाले से जो डिफरेंट खबरें हमारे पास आती हैं कि ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि मैं दोबारा चाइना के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो इस बेसिस पे जब डिफरेंट पोलिंग्स आती हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं कि जनाब ट्रम्प साहब जीत जाएंगे, कभी खबर आती है कि जो बाइडेन जीत जाएंगे, तो इन हवालों से भी मार्केट इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट ले रही है। और कल रात पे हमने जब ये देखा कि ट्रम्प साहब की ये खबर आई कि वो डिस्चार्ज हो गए और व्हाइट हाउस अपने घर चले गए, तो मार्केटें ऊपर चली गई। लेकिन इस वक्त मार्केटें नीचे आने की वजूहात जो हमें दिखाई दे रही हैं, उसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट खबरें आ रही हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर के दोबारा टैक्सेस लगेंगे, ट्रम्प साहब जीतेंगे तो फिर चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो है वो दगरगू हो जाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले बड़ी खबर जो कि 1 अक्टूबर से हमारे पास चल रही है, जो कि इवेंट है चाइना, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, बंद पड़ी हुई है। चाइना एक हफ्ते के लिए बंद है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, कल 7 अक्टूबर है, कल तक चाइना की मार्केटें बंद रहेंगी और 8 अक्टूबर से चाइना की मार्केटें नॉर्मल खुल जाएंगी। चाइना की स्टॉक मार्केट, चाइना की बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और जितने भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मार्केटें खुल जाएंगी। तो इन बेसिस पे जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब मार्केटें बंद रहती हैं, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो चाइना हो, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो, या अमेरिका में इवन कोई बड़ी लॉन्ग वीकेंड आ जाता है, चाहे वो थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे हो, ईस्टर हॉलीडे हो, गुड फ्राइडे हो, या फिर क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज होती हैं, इन बेसिस पे मार्केट एक ऑपोजिट मूव करती है, मार्केट डायरेक्शन लेस होती है। और यही कुछ कैफियत इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से भी देख लें, चाहे वो यूरोप हो या एशिया की मार्केट हो, इवन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की बात भी अगर हम करें तो वो बेजा ना होगा, क्योंकि PSX इंडेक्स या कराची KSE 100 इंडेक्स के अंदर 40% स्टेक्स चाइना के हैं। इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है कि चाइना की बंद होने की वजह से भी स्टॉक मार्केट हमारी डाउन हो रही है। लेकिन मुख्तलिफ बातें लोग करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके स्टेक जरूर है, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड होते हैं उसमें चाइनीज इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी किसी न किसी एंड से या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करके चाइना हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट जरूर करता होगा। ये कहना कि जनाब वो उसके स्टेक तो है लेकिन वो स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, ये कुछ बात समझ में नहीं आती। बहरहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज जो पिछले 15 दिनों में 4000 पॉइंट मार्केटें गिर चुकी हैं, तकरीबन 44,000 तक हमारे कराची स्टॉक एक्सचेंज या PSX इंडेक्स चला गया था, और आज हम देख रहे हैं 39,000 तक मार्केट आ गई है। मोर और लेस 4 से 4,500 पॉइंट मार्केटें डाउन हो चुकी हैं। तो इन सब का जो एक एपी सेंटर है, इन तमाम खबरों का, इन तमाम बातों का, अमेरिका की स्टॉक मार्केटों के गिरने का या हैपोजिट मूव होने का या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के गिरने की जो वाहिद वजह जो दिखाई दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में नेशनल डे हॉलीडे, जो कि लॉन्ग वीकेंड वहां पर चल रहा है, और कल तक यानी 7 अक्टूबर तक चाइना की मार्केटें टोटली बंद रहेंगी। बड़ी सेलिब्रेशंस वहां पर हो रही हैं, आप जाके नेट पे देखिए, मीडिया पे देखें, और चाइना इस वक्त टोटली बंद पड़ा हुआ है। तो मार्केटों में ये जो सूरत हाल क्रिएट हो रही है, जो एक हैपोजिट मूव हम देख रहे हैं, उसमें चाइना के बंद होने की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अच्छा, इसके अलावा कल बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, आपसे बताने में मैं रह गया, और उसमें ये थी कि पाकिस्तान के हवाले से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग मुनक्किद हो रही है 21, 22 और 23 यानी 21, 22 एंड 23 अक्टूबर इसी महीने में। और उसके अंदर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं। और बड़े कवी इम्कानात हैं, जो कि हमने ये देखा कि पिछले दिनों जो हमारी मीटिंग हुई थी पाकिस्तान जो पार्लियामेंट और सेनेट के जो मुश्तरका इजलास हुआ था, उसके अंदर गालिबन 16 सितंबर 16 सितंबर में ये बिल पास हो चुका है कि पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से ये बिल पास हो चुका है। ये बड़ा खुश आइन बिल था, और इसकी उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि FATF में, जो कि पाकिस्तान एक ग्रे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, वो ग्रे लिस्ट से निकल के ग्रीन लिस्ट में या वाइट लिस्ट में या गुड बुक में आ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी व माशी हालात बेहतर होने के कई इम्कानात रोशन हो चुके हैं। और इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डे आफ्टर टुमारो यानी 8 अक्टूबर से जो पाकिस्तान की भी चाइना की मार्केटें खुल जाएंगी और नेशनल हॉलीडे उनके ख़त्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रिकवरी
आ सकती है। 4 से 4,500 पॉइंट का गिर जाना इट्स अ बिग फॉल है, और हम उम्मीद करते हैं कि 21, 22 और 23 तारीख को पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से जब हटेगा तो ये तमाम मार्केटें वापस ऊपर की तरफ चली जाएंगी और पाकिस्तान एक गुड बुक में पूरी दुनिया में कंसिडर किया जाएगा इंशाल्लाह, होपफुली। बहरहाल इसके अलावा हमारे पास आज बड़ी इंपॉर्टेंट डे है। आज एक मीटिंग हो रही है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान के दरमियान। ये वर्चुअल मीटिंग होगी और तमाम मोबाइल और नेटवर्क के जरिए आजकल ये मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। तो आज ये मीटिंग हो रही है, इसके कुछ आउटकम्स हमारे पास रात में लेट नाइट तक आएंगे और हम ये चेक करेंगे यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान ने उस हवाले से क्या कमेंट्स पास किए हैं और इंटरेस्ट रेट के हवाले से या इकोनॉमी के हवाले से या स्टिमुलस पैकेज के हवाले से क्या इंडिकेशंस हमें मिलती हैं। मार्केट इसका इंतजार करेगी। बहरहाल एक खबर हमारे पास एक और है गोल्डमैन सैक बैंक की। जैसे कि पिछले दिनों मैंने आपसे जिक्र किया था कि दुनिया के बड़े बड़े बैंक जो हैं उनकी रिपोर्ट्स, उनका मुतालियाती जो तज्जियाती रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। गोल्डमैन सैक ने जो कमेंट्स कल पास किए हैं उसमें इकोनॉमी के हवाले से बड़ी खुश आइन बात है और बहुत अच्छे कमेंट्स उसने पास किए हैं। उसने जो गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट है उसमें मुख्तसरन ये कहा गया है कि एशिया की जो मार्केट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि इवन कि पाकिस्तान ने भी कोरोना वायरस पैंडेमिक के कंट्रोल करने के हवाले से बहुत अच्छे इकदाम किए, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है, गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट है कि एशिया की मार्केट कंपैरेटिवली टू यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट इकोनॉमी अच्छी है, ग्रो कर रही है, पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं और हालात मजीद बेहतर हो सकते हैं। ये गोल्डमैन सैक की बहुत अच्छी रिपोर्ट है और इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि माइट पॉसिबल FATF की जो मीटिंग होगी 21, 22 और 23 को, इसमें पाकिस्तान के भी ग्रीन लिस्ट में या वाइट लिस्ट में या ग्रे लिस्ट से निकल जाने की उम्मीदें वाबस्ता हैं और बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। आज हम ऑयल की मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑयल में मैं काफ़ी दिनों से आपसे एक ही बात बयान करता चला आ रहा हूँ कि सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। $41 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो तब ऊपर जाएगी, या 44 इसका एक्सट्रीम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये क्रॉस करेगा तो हम कह सकते हैं कि ऑयल की मार्केटें ऊपर की तरफ जाएंगी, अदरवाइज ऑयल के ऊपर प्रेशर है, सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर है और जब तक इसराइल की इंटीग्रिटी को कबूल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता सऊदी अरब की जानिब से, ऑयल की कीमतें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं देती। इसके अलावा ऑयल की कीमतें नीचे आने की वजह हम ये भी कह सकते हैं कि दोबारा से जो सर उठा रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि सर्दियों का मौसम, सर्दियों की आमद है और पूरी दुनिया में जब ये विंटर सीजन स्टार्ट होगा तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के फैलने का ज़्यादा एहतमाल मौजूद है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि फिर दोबारा से लॉकडाउन होगा और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होगा, लोगों की गाड़ियाँ, बसें और जहाज़ और ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में खातिर खा कमी होने की उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये ज़रूर इसको खारिज इम्कान नहीं कह सकते कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर है। अनटिल एंड अनलेस सऊदी अरब इसराइल को कबूल नहीं करता, तेल की कीमतें नीचे की तरफ ही रहेंगी। बहरहाल दूसरी तरफ हमारे पास ये भी खबरें आती हैं कि स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस कर दिया जाएगा और फिर ये खबर आती है कि जनाब स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने के बाद दोबारा से मुआशी पहिया चलेगा तो तेल की मांग में इजाफा होता है। लेकिन ये सारी बातें हैं, अभी तक कोई ग्राउंड रियलिटीज इस हवाले से नहीं है। हमारे पास असल हकीकत जो हमारे पास मौजूद है वो हम यही कह सकते हैं कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर है और उसको ऊपर ये प्रेशर दिया जा रहा है अमेरिकन लॉबी की तरफ से, यूरोपियन लॉबीज़ की तरफ से कि सऊदी अरब उसको कबूल कर ले। क्योंकि पिछले दिनों जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सऊदी अरब में इमाम काबा ने भी जो खुतबा दिया था जुमे वाले दिन, उसमें भी ये इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं कि सऊदी अरब सूनर और लेटर इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा। बहरहाल इसको हम मज़ीद चेक करेंगे। और गोल्ड के हवाले से जो सूरत हाल जो मैंने पहले भी आपसे बयान की थी, मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरी जो पुरानी क्लिप्स होती हैं उनको भी आप अगर सुन लिया करें तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ क्लू मिल जाएगा। और जिस तरीके से मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से सिलसिले शुरू नहीं हो जाते उस वक्त तक सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। आज हमारे पास अर्ली मॉर्निंग एक और ख़बर थी कि ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट पे अनचेंज रखा है। और जो खबर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है वो ये बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मज़ीद अपने इंटरेस्ट रेट कट होने की खबरें दे रहा है।
इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर, और आज जो होने वाली मीटिंग है जिसमें ECB, फेडरल रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान की जो मीटिंग हो रही है, उसमें हमें ये इशारे मिल सकते हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को मजीद डिक्लाइन कर सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। अमेरिका की तरफ से अगर हमारे पास ये इंडिकेशंस आना शुरू हो जाएं और ये मालूम होना शुरू हो जाए कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से घटा के मजीद 10 पैसे यानी 10 बेसिस पॉइंट या नेगेटिव टेरिटरी की तरफ अगर वो चला जाता है, तो सोने की कीमतों में मजीद खातिर खा इजाफा हो सकता है। तो बहरहाल हमें इन मीटिंग्स को बड़े गौर से देखना पड़ता है और इनके जो आउटकम होते हैं उसको हमें बड़ा मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है कि इनकी तरफ से कौन से ऐसे कमेंट्स आते हैं, चाहे वो ट्रंप साहब हों या फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जर्मी पावेल हो, उनकी तरफ से हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आज वर्चुअल मीटिंग में कोई ऐसी इंडिकेशन देते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को मजीद कट करें, जिस तरीके से हमारे पास ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक की तरफ से ये इंडिकेशंस आई हैं कि इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा। तो बहरहाल इस बेसिस पे सोने की कीमतें जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है 1840 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। जब तक मार्केट 1840 को नहीं ब्रेक करती उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि सोने की कीमतों में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी या सोने की कीमतें खातिर खा गिर जाएंगी, फॉल हो जाएंगी, मुमकिन नहीं है। और बस यही मैं आपसे कहूँगा कि जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से खबरें नहीं आ जाती उस वक्त तक सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी, सोने की कीमतें ऊपर की तरफ ही रहेंगी। टेक्निकली ग्राउंड पे आपसे यही मैं रिकमेंड करूँगा कि 1840 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, इसके नीचे के जो कि काफ़ी लंबा स्टॉप है उसके नीचे स्टॉप लगा के आप बाय चांस ले सकते हैं, सेलिंग चांस आई डोंट फील कंफर्टेबल इन सेलिंग। तो बहरहाल ये सिलसिले हैं। आज करेंसी मार्केट की सूरत हाल भी अपर साइड पे है। यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन हम देख रहे हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली टू US डॉलर स्ट्रॉन्गर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। और स्ट्रॉन्गर साइड पर दिखाने की और जाने की वजह आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के ज़ीरो रहने पे या इंटरेस्ट रेट के हवाले से ये इंडिकेशंस हमें ज़रूर बातों में ये ज़रूर फीलिंग्स हैं, मालूम चलता है कि अमेरिका अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, अमेरिका इंटरेस्ट रेट कटौती की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से तमाम करेंसी मार्केट हायर साइड पे हमें दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये सूरत हाल थी। जाते हुए हमारी दुआ सिर्फ यही है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो कि पिछले 15 दिनों से तकरीबन 4 से 4,500 पॉइंट मार्केटें गिर चुकी हैं, मार्केटों में रिकवरी आए और 21, 22, 23 तारीख को होने वाली FATF की मीटिंग जो कि पेरिस में होगी उसमें पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाए, ताकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर सके और हालात अच्छे हो सकें। और इसके अलावा हमारे जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि अपोजिशन की तरफ से धरने दिए जाएंगे, अपोजिशन की तरफ से जो हालात संगीन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं उसकी भी वजह हम ये कह सकते हैं जो स्टॉक मार्केटों में एक फॉल डाउन दिखाई दे रहा है। मीडिया पे 2-3 दिनों से हमारे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान बड़े बड़े अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रियों को मूव कर देगा, वो दूसरे मुल्कों में चला जाएगा। पाकिस्तान ख़ास तौर पे कराची जो कि एक सबसे बड़ा मेगापोलिस सिटी है, यहाँ का बल्दियाती निज़ाम तबाहाली की तरफ है। हमारे यहाँ जो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी वो हमारे कराची में न बिजली है, न गैस है, न गटर लाइन है, न पानी है, न बिजली। इसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। हमारे यहाँ 1100 अरब रुपए की इमरान खान साहब एक लॉलीपॉप देकर गए हैं, जहाँ पे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हमारे कराची में कहीं सड़कें बन रही हों, कहीं नई गटर लाइनें डल रही हों। लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। कराची का बुरा हाल हो चुका है। मेरी इस्तदा है हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान से, अस्करी क़यादत से कि खुदा कराची पर रहम करें और कराची की शाहराहों को, कराची की शाहराहों पर लगी हुई लाइटों को बहाल किया जाए, पानी और बिजली और गैस की लाइनों को बहाल किया जाए और हालात को बेहतर किया जाए। कराची पूरे पाकिस्तान का दिल है। अगर आप दिल को डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरी इन तमाम क़यादतों से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के हालात को बस बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि कराची के हालात को बेहतर किया जाए। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।